Hi guys, I hope you all are doing good. So this is our first video of this course and पहला चैप्टर है, हिंदी में बोलें तो पहला अध्याय है, राइट। सो इस वीडियो में अपने बेसिक्स समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। बेसिक्स इन द सेंस कि जब अपने ट्रेड करते हैं, ट्रेड में क्या होता है, स्टॉक्स का, शेयर्स का लेना देना होता है, लेन देन होता है, परचेज करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में, राइट। पर जब न्यू कंपनी आती है, वो अपने शेयर्स जो हैं रिलीज करती है, उनका क्या मैटर रहता है, क्या नहीं होता है, क्या पूरी स्टोरी रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ये स्टोरी क्या आपके ट्रेडिंग में काम आएगी, प्रॉफिट बनाने में काम आएगी? हो सकता है कहीं थोड़ा सा 1% 2% हेल्प कर जाए, या हो सकता है वो भी ना करे। पर जब कोई आप किसी चीज को जेन्युइनली सीखने की कोशिश कर रहे हो और उसमें अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो दोस्तों, तो आपको उस चीज के रूट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि कहीं आप पब्लिक में खड़े हो, किसी क्राउड के बीच में खड़े हो, एंड कोई क्वेश्चन पुटअप कर ही लेता है, तो आप उसको देने के लिए आपके पास उसको आंसर हो, राइट, उत्तर हो उसको देने के लिए। आपका माइंड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपने ही बेवकूफ लगेंगे। थोड़े से हार्ड वर्ड्स हैं, कठोर वर्ड्स हैं, कठोर शब्द हैं, पर यही सत्य है, ठीक है। सो इस वजह से एक दो वीडियोस थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में रहेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि मार्केट काम कैसे करता है। 3 वीडियोस भी हो सकती है, थोड़ी सी लंबी भी जा सकती है, और कोई दिक्कत नहीं है, अपने आराम से सीखेंगे, स्टॉक मार्केट को सही से सीखेंगे, और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं रखूंगा इस कोर्स को, एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे दूंगा, दैट्स माई गारंटी। सो अपनी सीट बेल्ट्स टाइट कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, राइट। सो नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉक, राइट। जब कंपनी अपने स्टॉक्स देती है, स्टॉक्स में लेना देना हो रहा है, तो कंपनी पहली तो स्टॉक लिस्ट कैसे करती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और वहां पे पब्लिक लिस्टिंग कैसे होती है, क्या इसका फायदा रहता है, क्या नहीं रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मेरा नाम राम है और मेरी कंपनी का नाम है राम एंड सन्स। मैंने एक कंपनी ओपन की थी, उसका नाम था राम एंड सन्स। हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, डिसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, एंड हमारी सेल्स भी जो ईयर ऑन ईयर है वो ग्रो हो रही है। तो हम क्या सोचेंगे कि क्यों ना फंडिंग लेके अपने बिजनेस को जो है और एक्सपेंड किया जाए, और बढ़ाया जाए, और फैलाया जाए। फंडिंग के बारे में जब अपने सोचेंगे कि अपने को और अपने बिजनेस को फैलाना है, बढ़ाना है, तो अपने पब्लिक लिस्टिंग के तरफ जा सकते हैं। और भी बहुत फंडिंग लेने के तरीके होते हैं, जैसे एंजल फंडिंग भी होती है, और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को जो फंडिंग मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी होती है, बड़े बड़े कंपनीज भी फंडिंग करती है, वो भी हो सकती है। बट जब आपको एक अलग लेवल पे बिजनेस लेके जाना है, तब आपको पब्लिक लिस्टिंग अपनी कंपनी की करवानी पड़ेगी, ताकि आप पब्लिक से फंडिंग ले सके, जो भी है ऑल ओवर इंडिया। अगर वो इंडिया में कंपनी लॉन्च हो रही है, तो वो जितने भी इंडिया की पब्लिक है उसमें फंड कर सकें, राइट। सो अपने स्टार्ट करते हैं इसको। अब मान लीजिए हमारी राम एंड सन्स मेरी कंपनी है, एंड हम फूड्स में डील करते हैं। कंपनी किसी में भी हो सकती है, वो हो सकती है ऑटोमोबाइल में डील करती हो, टेलीकॉम की कंपनी भी हो सकती है, या फिर किसी से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी भी हो सकती है। बट फॉर एन नाइस एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि आपको समझने की कोशिश करें कि हमारी कंपनी फूड्स में डील करती है, मान लीजिए, राइट। मेरा नाम राम है, मेरी कंपनी है राम एंड सन्स, एंड मैं अभी उसको 100% ओन करता हूं। 100% जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, स्टेक जो है मेरा है 100% उसमें, राइट। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरी कंपनी का एक्सपेंडेशन और बढ़े, और अब मैं अपनी कंपनी को बढ़ाऊं, फैलाऊं, ताकि मेरा जो टाइम गैप है वो कम हो जाए। तो मुझे फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अब इससे मेरा क्या फायदा होगा कि जिस साल, मान लीजिए मैं अपने फ्रेंचाइजी के 10 आउटलेट्स खोल रहा था, 10 आउटलेट ओपन कर रहा था ऑल ओवर इंडिया, फंडिंग के थ्रू क्या पता मैं उसी साल 200 या 300 आउटलेट्स ओपन कर सकूं ऑल ओवर इंडिया। तो फंडिंग से क्या मिला, मुझे लेवरेज मिल गया, कि मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ता।
मैं इस पोजीशन पे कितने सालों बाद पहुंचता, फंडिंग से क्या होगा, वो टाइम गैप कम हो गया, राइट। मुझे फंडिंग मिल गई, मेरे बिजनेस एक्सपेंड हो गया। जहां पे मैं 10 आउटलेट्स खोलने की मेरी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, अब मैं उसको बढ़ा के मैं 1 साल में मेरी फंडिंग से, उससे जो मुझे फंडिंग मिली है, 200 आउटलेट्स खोल सकता हूं, 300 आउटलेट्स खोल सकता हूं। प्लस जो फंडिंग दे रहे हैं, जो पब्लिक फंड कर रही है, जो पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उनको क्या फायदा हुआ। ये सारी चीजें नोट करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं तो वैसे आप नोट कर लेनी चाहिए आपको, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, राइट। पब्लिक को क्या, आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या फायदा होगा। आपको एक तो बिजनेस ओपन करने की जरूरत नहीं है, कौन सरदर्दी करे, बिजनेस ओपन करे, बिजनेस को रन करे। इससे अच्छा क्यों ना पार्टनरशिप ले ली जाए बिजनेस में, बिजनेस कोई और चला रहा है बट अपने उसमें पार्टनर बन के उसका प्रॉफिट शेयरिंग रह सकते हैं। तो एक सबसे बढ़िया चीज तो यही है, राइट। सेकेंड थिंग, कोई जॉब कर रहा हो, किसी के पास टाइम ही ना हो बिजनेस करने का, या फिर कोई रिस्क कैपेसिटी, उसका रिस्क लेने का इतना हो ही नहीं कि वो रिस्क ले सके, बिजनेस खोल सके। तीसरा, जरूरी नहीं है उसको बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि बिजनेस कोई भी आप करोगे तो वो R&D मांगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें टाइम लगेगा। आप बिजनेस ओपन करते ही कोई ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाता, मेहनत लगती है, उसके पीछे दिमाग लगता है। फोर्थ पॉइंट है कि जरूरी नहीं है आपके पास उतनी कैपिटल हो कि आप उस बिजनेस को कर सको। मान लीजिए मैंने राम एंड सन्स, आज मेरी जो कंपनी की नेटवर्थ है 1000 CR की है या 10,000 CR की है, तो अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास उतना पैसा हो उस लेवल का बिजनेस करने का। तो वो 1 लाख रुपए देके, 2 लाख रुपीस देके वो भागीदारी ले लेगा मेरे बिजनेस में। हाँ, वो थोड़ी सी जो पार्टनरशिप है, वो स्टेक है, थोड़ा कम रहेगा, बट वो एज एन पार्टनर तो बन गया, क्योंकि वो मेरे शेयर्स जो हैं वो ओन करता है, वो मेरा स्टेक जो है ओन करता है, वो मेरी कंपनी के जो पार्टनरशिप है, वो मेरी कंपनी में जो स्टेक है वो ओन करता है। तो ये फायदा हो गया। ये मैंने 3-4 पॉइंट्स जो है आपको काउंट करवाए, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हर किसी के पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, इसमें अपने इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो मोटा मोटी बात ये है कि एक तो कंपनी मालिक को उसको फंडिंग मिल गई, दूसरी बात जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बना बनाया बिजनेस मिल गया, ठीक है। अब अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मेरी कंपनी में पार्टनरशिप ले रहे हो, तो मेरी कंपनी का प्रॉफिट में भी तो आप उसके भी तो पार्टनर रहोगे। तो मेरी कंपनी का जो एनुअली प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसको आपको भी, आपके साथ भी शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरी कंपनी के पार्टनर हो, आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। वो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा? वो प्रॉफिट हो सकता है डिविडेंड में शेयर हो, आगे आने वाले टाइम में शेयर्स की प्राइस जो है इंक्रीज हो, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो जिस दाम पे, जिस रेट पे आपने पहले चीप रेट पे परचेज किए थे शेयर, हो सकता है वो बढ़ जाए आगे, वैसे प्रॉफिट हो जाए, डिविडेंड से प्रॉफिट हो जाए। कंपनी अपने जो प्रॉफिट शेयर करती है अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं कंपनी के, वो एज एन डिविडेंड करती है, राइट। वो डिविडेंड बांधती है कि इस करके पर्सन ने इतने शेयर्स ले रखे हैं, तो इस शेयर्स पे, इतने शेयर्स पे इतना % आपको डिविडेंड मिलेगा, राइट। तो ये ऐसा कहानी है पूरी। बट ये प्रोसेस होता कैसे? इसका प्रोसेस मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स भी है इसके। कंपनी अच्छी नहीं चली, आपने सही से कंपनी को रीड नहीं किया और इन्वेस्ट कर दिया, एंड वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। हर टाइम, हर समय इसका प्रोज ही प्रोज नहीं रहते हैं, कॉन्स भी होते हैं, राइट। अब आपको देखना कैसा है वो सब आगे उसके बारे में बात करेंगे। सॉरी, मेरी टंग स्लिप हो रही है, सो डोंट माइंड इट एंड स्टे विद मी। उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे, पर अभी ये अपने समझ रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है काम सारा, राइट। सो अपने स्टार्ट करते हैं कि ये होता कैसे है। मान लीजिए राम एंड सन्स मेरी कंपनी है, मेरा नाम राम है, एंड हम लोग जो फूड है उसमें डील करते हैं। हो सकता है हमारे रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी है, जो आपकी, आप अपने दिमाग में स्टोरी सोचना चाहते हो वो सोच लीजिए, राइट। अब हम सोच रहे हैं कि फंडिंग क्यों ना ली जाए ताकि हम अपने कंपनी को एक्सपेंड कर सकें, राइट। सो मान लीजिए पहले मुझे अगर फंडिंग उठानी है तो मुझे एक अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी जिसका नाम है SEBI, सेबी।
राइट। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, अगर फुल फॉर्म देखें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसका नाम है, शॉर्ट में सारे सेबी करते हैं। ये क्या है? ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि अंडर आती है गवर्नमेंट के, इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेबी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, राइट। आप कोई भी कम फंडिंग जो भी है, पब्लिक फंडिंग ऐसे ही नहीं उठा सकते। आपने मन किया, पब्लिक कंपनी लिस्ट कर दी स्टॉक मार्केट में एंड फंडिंग उठाने लगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको सेबी से अप्रूव लेना पड़ेगा कि हाँ जी हमारी कंपनी ऐसे ऐसे करके है एंड वी आर नॉट फ्रॉडीज, हम फ्रॉड नहीं करते हैं, जेन्युइन कंपनी है, हमारा जेन्युइन प्रॉफिट्स बन रहे हैं, तो हमें परमिशन दीजिए कि हम पब्लिक फंडिंग उठा सकें। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं और अंदर अंदर पब्लिक फंडिंग उठा रहे होते हैं तो ये इनलीगल माना जाएगा। क्यों इनलीगल माना जाएगा? क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए सही से एक अथॉरिटी बिठाई जाती है, बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वहां पे फ्रॉड नहीं हो सके। ये सेबी क्या करती है? सेबी फ्रॉड होने से बचाती है। सेबी ध्यान रखती है जितनी भी फाइनेंशियल फंडिंग्स हो रही है, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, उन सबको मॉनिटर करती है। सब कुछ इसके अंडर आता है, राइट। सो ये क्या मॉनिटर करती है? ये क्या ध्यान रखती है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इंडिया में। हो सकता है मैं अपनी पब्लिक फंडिंग पे, कंपनी के नाम पे फंडिंग उठा रहा हूं और मैं कोई फ्रॉड करके निकल जाऊं इंडिया से, या फिर मेरी कंपनी कुछ और है, किसी और नाम से फंडिंग उठा रहा हूं। तो फ्रॉड होने को 10 तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, अपने उसमें नहीं जाएंगे। बहुत सारे लूप होल हो सकते हैं, अपने उसमें नहीं जाएंगे, अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सेबी उस पर ध्यान रखती है। सेबी ने मान लीजिए क्रॉस चेक किया कि हाँ राम एंड सन्स एक अच्छी कंपनी है एंड प्रॉफिट कमा रही है, ये लोग फ्रॉडी नहीं है एंड बैंक करप्ट नहीं है, सो ये लोग जा सकते हैं फंडिंग के लिए, राइट। सेबी ने अप्रूव कर दिया कि आप पब्लिक फंडिंग के लिए जा सकते हो, पब्लिक लिस्टिंग करवा सकते हो अपनी कंपनी के लिए, आप शेयर्स जो हैं इशू करवा सकते हो, राइट। अब हम सोचेंगे कि अब जो है हमें एक आईपीओ रिलीज करना पड़ेगा अपनी कंपनी का, जो मुझे अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज करना पड़ेगा राम एंड सन्स कंपनी के नाम से, राइट। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ की डेफिनेशन इतनी सी है, ज्यादा नहीं, सिंपल वर्ड्स में मैं बताने की कोशिश करूंगा। आईपीओ की डेफिनेशन, जब कंपनी पहली बार अपनी लिस्टिंग करती है स्टॉक मार्केट में, शेयर्स जो हैं रिलीज करती है फर्स्ट टाइम, उसको आईपीओ रिलीज करना कहते हैं, उसको आईपीओ लॉन्चिंग कहते हैं। वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, राइट। फर्स्ट टाइम, माइंड माय वर्ड्स, फर्स्ट टाइम। और भी आगे वो अपना स्टेक डाइल्यूट कर सकती है, मगर उसको आईपीओ नहीं माना जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम वो अपने शेयर्स जो हैं पब्लिक फंडिंग के लिए इश्यू कर रही है तो उसको आईपीओ लॉन्च करना कहते हैं। अब मैं अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ बैठ के प्लान बनाता हूं कि 2 महीने बाद या फिर 3 महीने, मान लीजिए 3 महीने बाद हमारा आईपीओ लॉन्चिंग है, राइट। आईपीओ मैं अपना लॉन्च करने वाला हूं, राइट। सो ये कुछ भी हो सकता है, डेट 3 महीने भी हो सकती है, 4 महीने भी हो सकती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, आगे पीछे भी हो सकती है, उसमें कोई उस डेट पे मत जाइएगा। बट मान लीजिए हमने फिक्स करी कि हमारा जो आईपीओ लॉन्च होने वाला है 3 महीने बाद होने वाला है, 3 मंथ्स, वी आर लॉन्चिंग और आईपीओ आफ्टर 3 मंथ्स, राइट। सो 3 महीने बाद हमारा आईपीओ लॉन्च होने वाला है। सो हम आईपीओ में कितने, पहले तो शेयर्स जो हैं वो इश्यू कर रहे हैं। मान लीजिए अभी मैं अपने राम एंड सन्स के ओनर का मैं 100% अभी मालिक हूं और मैं चाहता हूं मैं अपना 40% स्टेक जो है वो डाइल्यूट करूं। मतलब 40% जो पार्टनरशिप है, 40% जो ओनरशिप है, 40% जो हिंदी में बोले जो मैं अपनी ओन करता हूं अपने कंपनी को, राइट। मैं भागीदार हूं मेरी कंपनी का, वो 100%, 100% हूं, 100% हूं, राइट। अब मैं चाह रहा हूं कि 40% जो है मैं अपना जो भागीदारी है मैं अपनी डाइल्यूट करूं, दे दूं लोगों को एज एन पब्लिक फंडिंग के नाम पे। अब मैं क्या करूंगा कि 40% मैं बोलूंगा पब्लिक को कि 3 महीने बाद हमारा आईपीओ लॉन्च होने वाला है, 40% जो है मैं अपनी स्टेक जो है डाइल्यूट कर रहा हूं, 40% भागीदारी अपनी बेच रहा हूं, आप हमारी कंपनी में आइए और निवेश कीजिए फ्रॉम माई आईपीओ, थ्रू माई आईपीओ, राइट। अब मैं क्या बोलूंगा, 3 महीने बाद मैं मार्केट में रिलीज कर दूंगा ये एक न्यूज कि हमारी कंपनी का ऐसा ऐसा है, ये काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग है, सब कुछ करके सारी स्टोरी बना सकता हूं एक पेपर्स पे, एंड हम अपना आईपीओ जो है 3 महीने बाद लॉन्च करने वाले हैं एंड आप हमारे आईपीओ में इंटरेस्ट दिखाइए और इनरोल कीजिए, राइट। अब क्या होगा
कि लोग कहेंगे कि हाँ हो सकता है इसकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है एंड 40% स्टेक दे रहा है, उस 40% स्टेक के अगेंस्ट में मैं 1 लाख जो शेयर्स हैं वो इश्यू कर रहा हूं, वो दे रहा हूं, राइट। 40% स्टेक के अगेंस्ट में 1 लाख शेयर्स जो हैं वो इश्यू कर रहा हूं। अब क्या होगा जब आईपीओ लॉन्च होगा 3 महीने बाद, और वैसे तो ये अगर आपके मन में चल रहा है कि ये न्यूज़ कहाँ से मिलेगी, कौन सी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला, बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप उसके थ्रू जा सकते हो। और आजकल तो ये जो ब्रोकर्स हैं, कोई भी ब्रोकर हो, चाहे कोटक का हो, चाहे जीरोदा हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, चाहे एंजल हो, जो भी ब्रोकर्स हैं वो भी आजकल नोटिफिकेशन जो है अपडेट्स देते रहते हैं कि आने वाले टाइम में किस किस कंपनी का XYZ कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। मान लीजिए हमारा जो आईपीओ है 3 महीने, राम एंड सन्स कंपनी का आईपीओ जो है 3 महीने बाद लॉन्च होने वाला है, राइट। अब मैं उसका पेपर्स में क्या डिटेल्स दूंगा कि मैं 40% स्टेक जो है अपनी कंपनी का डाइल्यूट कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग में मैं 1 लाख जो शेयर्स हैं वो दे रहा हूं, मतलब इश्यू कर रहा हूं। एंड ये शेयर्स का जो नंबर है ऊपर नीचे भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 1 CR भी हो सकता है। बट फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन आपके माइंड में आपको सही से समझ आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, अपने 1 लाख शेयर्स को लेके चलते हैं। तो मैं अपना अब कंपनी की हिस्सेदारी कितनी डाइल्यूट कर रहा हूँ, 40% डाइल्यूट कर रहा हूँ, राइट। उसके एक्सचेंज में मैं 1 लाख जो शेयर्स हैं इशू कर रहा हूँ। एंड मैं पब्लिक को इनवाइट कर रहा हूँ कि 3 महीने बाद हमारा आईपीओ लॉन्चिंग है, उसमें आप पार्टिसिपेशन लीजिए, इनरोलमेंट दिखाइए, अपना इनरोलमेंट कीजिए, इनरोल कीजिए हमारे आईपीओ को एंड फंड कीजिए हमारी कंपनी को। उसके बदले में मैं आपको कुछ शेयर्स दूंगा। अब मैं अपने आईपीओ में क्या देता हूं कि एक तो मैं अपने 1 लाख जो शेयर्स हैं वो इश्यू कर रहा हूं, प्लस मेरी आईपीओ का बास्केट साइज क्या है। अब आप बोलोगे सर ये बास्केट साइज क्या होता है, ये आप नई टर्म लिए। तो बास्केट साइज क्या होता है ना कि बॉस आईपीओ है ना, ये जो शेयर्स दिए जाते हैं फर्स्ट टाइम जब आईपीओ रिलीज होता है, आईपीओ की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, बट जब आईपीओ रिलीज होता है ना तो वो बास्केट्स में होता है। ऐसे नहीं है कि जिसको 1 शेयर्स खरीदने हैं वो 1 शेयर खरीद सकता है, जिसको 10 खरीदने हैं वो 10 खरीद सकता है, जिसको 10,000 खरीदने हैं वो 10,000 खरीद सकता है, ऐसे नहीं। ऐसे तो फिर जिसके पास कैपिटल ज्यादा होगी वो मैनिपुलेट कर लेगा मार्केट को, सारे शेयर्स खरीद लेगा और उस कंपनी की स्टॉक्स मैनिपुलेट करेगा। तो रूल्स बनाया गए हैं कि आईपीओ हमेशा बास्केट्स में लॉन्च होंगे। अब मान लीजिए मेरा बास्केट साइज जो है 500 है, इसका मतलब जिस किसी को भी मेरा आईपीओ अलॉट होगा तो शेयर्स जो हैं वो अलॉट होंगे 500 के साइज में। मतलब अगर कोई चाहे कि 500 से हमें कम लेने हैं तो वो नहीं ले सकता, और अगर कोई चाहे कि 500 से ज्यादा लेने हैं तो भी नहीं ले सकता। यही है बात कि वो नहीं ले सकता। आप अगर चाहो 2 बास्केट्स खरीद लें तो आप नहीं खरीद सकते। एक पर्सन को एक ही बास्केट अलॉट होगा, एक बार ही आईपीओ अलॉट होगा। एंड मान लीजिए मेरे बास्केट साइज है 500, तो मैं 500 शेयर्स करके सारों को अलॉट कर दूंगा। 1 लाख जो मैंने शेयर्स हैं वो इशू करे हैं एंड बास्केट्स बनाए हैं मैंने 500 के। सो मैंने अभी बास्केट बनाया कितना का, 500 शेयर्स का मैंने बास्केट इशू किया, अपने कंपनी का आईपीओ इशू किया। अब कोई चाहे तो 2 बास्केट ले सकता है, नहीं ले सकता। एक पर्सन एक बार ही इनरोल कर सकता है मेरे आईपीओ में एंड उसको एक ही बास्केट मिलेगा। अब वो सोच रहा है कि मेरी जो कंपनी है राम एंड सन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है एंड ईयरली वो देख रहा है कि इसकी सेल्स बढ़ रही है और इसकी गुडविल बढ़ते जा रही है, और आने वाले टाइम में इसकी जो डेवलपमेंट है कंपनी और भी आगे ग्रो करेगी, राइट। तो वो क्या करेगा, अपने घर वालों के फैमिली मेंबर्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेगा एंड अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से भी इनरोल कर देगा उस आईपीओ को, ताकि जितने ज़्यादा हो सके वो बास्केट्स ले सके और शेयर्स जो हैं वो उसके परचेज कर सके। आईपीओ में जितना हो सके उतना ज़्यादा इनरोल कर सके, राइट। तो क्या होगा, जहां पे उसको 1 बास्केट मिल रहा था वहीं पे उसको हो सकता है 2 बास्केट मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 4 मिल जाए। इट डिपेंड्स ऑन देम, वो कितनी बार इनरोल करता है, और बहुत सारे मैटर्स जो है इफेक्ट करते हैं, वो अपने आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। बट अभी तक यही बात है कि वो इतने सारे इनरोल कर लेगा, राइट। अब हाँ ये बात है कि वो जो स्टॉक्स है
वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आएंगे, बट आपके फैमिली मेंबर्स भी तो एक ही बात है, उनके आ रहे हैं आपके आ रहे हैं, बात तो एक ही है, प्रॉफिट तो घर में ही रह रहा है, तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से कर लेगा। अब जरूरी नहीं है कि मेरे बास्केट जो है 200 बने हैं तो 200 लोग ही इनरोल करेंगे, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, राइट। अगर मान लीजिए 200 बास्केट है और मेरे आईपीओ में रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, मेरे आईपीओ को परचेज करना चाहते हैं, मेरे शेयर्स में मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो 2000 लोग आ गए, बास्केट कितने बन रहे हैं, 200 बन रहे हैं, 2000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया मेरे आईपीओ में, तो वो बैलेंस नहीं बैठ रहा है। तो जो कंपनी अलॉट करेगी अपने आईपीओ को, अपने शेयर्स को लोगों को वो रैंडमली कर देगी। अब यहां पे दूसरा पॉइंट आता है कि रैंडमली कर देगी तो चांसेस क्या बनेंगे, आपको वो आईपीओ मिलने के 10% चांसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि इनरोल करने वाले 2000 लोग हैं और बास्केट कितने हैं, 200 ही बास्केट है, तो 10%, 1/10% चांसेस, 1/10% चांसेस बन रहे हैं आपको वो आपका जो आईपीओ है अलॉट हो, राइट। तो कितने परसेंट चांस बने, 10% चांस बने आपके कि वो आपका आईपीओ। अब आप सोचोगे कि 10% हो सकता है मिल जाए या ना मिले, तो आप अपने अगेन फैमिली मेंबर्स का सारों का अकाउंट ओपन करवा दोगे, डीमैट अकाउंट ओपन करवा दोगे और सबसे इनरोल करवा दोगे। हो सकता है आपको आईपीओ नहीं मिले, हो सकता है आपके पापा को मिल जाए, पिताजी को मिल जाए, आपके फादर को मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है आपके माताजी को मिल जाए, हो सकता है उनको ना मिले, हो सकता है आपको मिल जाए। तो चांसेस बढ़ गए, एट द एंड चांसेस बढ़ गए कि आपको पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि आपको वो आईपीओ अलॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एनरोलमेंट जो है वो ज्यादा लोगों से करवा दिया। तो ये सारे मैटर करते हैं, आईपीओ अलॉट होते हैं। बास्केट साइज से मान लीजिए आपने राम एंड सन्स का जो आईपीओ में है रुचि दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया एंड उसके लिए इनरोल कर दिया एंड वो आपको आईपीओ अलॉट हो गया। आपके जो शेयर्स जो मैंने बास्केट्स बनाई थी, 500 की बास्केट्स बनाई थी, वो 500 शेयर्स जो है आपके डीमैट अकाउंट में आ गए, राइट। आईपीओ अलॉट होने के बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। वो ट्रांजेक्शन या फिर मूव करने में 1-2 दिन लगते हैं उसको, तो वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करने लग गए, राइट। अब बास्केट का जो रोल है वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। बास्केट का जो रोल रहता है वो आईपीओ तक ही लिमिटेड रहता है, राइट। बास्केट का जो रोल है, अगेन मैं बोलता हूं, वो आईपीओ तक ही लिमिटेड रहता है। आईपीओ के बाद में अगर वो शेयर्स आपको अलॉट हो जाते हैं तो अब उन शेयर्स के आप ओनर हो। वो आपके ऊपर है कि आपको कितने बेचने हैं, कितने सेल आउट करने हैं, कितने नहीं करने। आप चाहो तो उसमें से 10 शेयर भी सेल आउट कर सकते हो और चाहो तो कुछ भी ना करो और चाहो तो 500 के 500 कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू वांट टू सेल दैम, राइट। सो यहां तक कि आपको कहानी समझ आ गई है कि आईपीओ अलॉट होता है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, क्यों कंपनी अपने आईपीओस लॉन्च करती है, पब्लिक लिस्टिंग क्यों करती है, बहुत सारे मैटर फैक्ट करते हैं उसमें, बहुत सारे जो है मैटर्स इफेक्ट करते हैं उसमें, राइट। सो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी यहीं तक ही, अगले वीडियो में अपने देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से होते हैं जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होती है। थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे इस लेवल को और थोड़ा सा और डेप्थ में और मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एंड आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है, ये वीडियो अच्छी लगी। मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा एंड ये कोर्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट्स माई गारंटी। एंड आपको भी अपना 100% देना है और मेहनत पूरी करनी है और यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट, दैट्स माई गारंटी। बाय, अगेन मैं बाय बोलता हूँ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।